हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है बुद्धि। इससे पहले की वीडियोस में आप लोगों ने बाल विकास की आवश्यकता, क्षेत्र और उसकी अवधारणा के बारे में जाना था। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनमें क्या क्या विकास होता है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था और उसमें शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए ये जाना था। और अब हम लोग आज बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक है या कह सकते हैं थर्ड चैप्टर है। ये बाल विकास जो है चैप्टर ये क्रम से चलेंगे और इसमें आपका टेट, यूपी टेट, सी टेट सबके लिए जो है ये प्रॉफिटेबल होगा। एक ही टॉपिक पढ़ने से, एक ही बार पढ़ने से आपके तीनों ही चीजें कवर हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं को एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। मतलब बुद्धि एक मानसिक शक्ति है तो सभी लोग जानते हैं। बुद्धि कैसे जानती है कि कोई इंसान बुद्धिमान है? तो जो वस्तुओं को, तथ्यों में जो भी समझता है उनको, उनमें आपसी संबंध को समझ जाए और एक तर्कपूर्ण ज्ञान, जैसे किसी के भी विषय में वो एक तर्कपूर्ण ज्ञान बता सके और समझ भी सके, तो इसी को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों में ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। मनुष्य अपने विवेक अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार ही जो है नवीन परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित करता है। इनकी परिभाषाएं हैं जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। वुडवर्थ बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने बुद्धि को एक विधि बताया है कार्य करने की। जिसकी जितनी अच्छी बुद्धि होती है उतनी अच्छी विधि से वो कार्य करता है। टर्मैन ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की क्षमता बताया। मतलब अमूर्त चिंतन जो जितना ज्यादा अच्छा कर ले वो बुद्धि उसकी उतनी अच्छी मानी जाती है। और बकिंघम ने बुद्धि को सीखने की योग्यता बताया है। इस तरह से इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो बुद्धि का स्वरूप है उसमें हम लोग क्या क्या, मतलब किन किन चीजों को मिला करके हम एक पर्सन की बुद्धि को डिफाइन कर सकते हैं। वो है सीखने की योग्यता होती है, समस्या समाधान की योग्यता होती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है और पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता भी बुद्धि ही मानी जाती है। बुद्धि के प्रकार गैरिट के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक गैरिट है, उनके अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है: मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। जबकि थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि भी 3 प्रकार की इन्होंने भी बताई: अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक। इसमें आप इसको समझिए, मूर्त जो हमें दिखाई देता है, जो मूर्त चीजें हैं जो विजिबल है। अमूर्त ऐसी चीजें जो विजिबल नहीं होती वो कहलाती हैं अमूर्त। और सामाजिक बुद्धि जो समाज से सामंजस्य स्थापित करने में, सामाजिक लोगों के साथ उठने बैठने में सहायता करती है, वो सामाजिक बुद्धि कहलाती है मनुष्य की। अमूर्त और सामाजिक ऊपर आप जान गए। यांत्रिक बुद्धि क्या होती है? मशीनों से रिलेटेड होती है। जैसे जिसकी जितनी अच्छी यांत्रिक बुद्धि तो मशीनों को अच्छा से चला लेता है, जैसे कुशल कारीगर बनते हैं, कुशल मैकेनिक बनते हैं, तो ये यांत्रिक बुद्धि कहलाती है जो मशीनों से रिलेटेड बुद्धि होती है। बुद्धि की विशेषताएं। पहली विशेषता है जन्मजात योग्यता। बुद्धि जो होती है वो जन्म से होती है। कुछ बच्चों की बुद्धि तेज होती है, कुछ बच्चों की कम होती है। तो ये एक जन्मजात योग्यता है। व्यक्ति जन्म से बुद्धि को लेकर के प्रकट होता है। एकीकरण, विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का एकीकरण भी है, जैसे लिखना, पढ़ना, समझना, बोलना, चालना, इन सबको अगर हम मिला लें तो वो एक बुद्धि वो ही डिफाइन करती है। जिसकी बुद्धि अच्छी होती है वो अच्छा लिख भी लेता है, पढ़ भी लेता है। फिर है लक्ष्य प्राप्ति। बुद्धि एक लक्ष्य के प्रति केंद्रित होती है। जैसे बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो एक कहते हैं लक्ष्य के लिए केंद्रित होता है। समायोजन, बुद्धि समायोजन करना भी सिखाती है। जैसे अगर आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो आप अच्छे से समायोजित कर पाएंगे। कठिनता और जटिलता। बुद्धि जो होती है वो कठिन से कठिन कार्यों को करने के लिए भी सरल बना देती है, उनको करने में भी आसानी आ जाती है जिस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है। अमूर्त व्यक्ति, अमूर्त का मतलब होता है प्रतीकात्मक चिंतन करना। जैसे व्यक्ति अगर उसको हमने ए बता दिया कि इसको ए कहते हैं, कि ये ए है, तो उस बच्चे के मन में ये आ गया कि इसको, तो अब कभी भी ए अगर बोला जाएगा तो वो उसमें अपने मन में उसके ए की पिक्चर बना लेगा कि हाँ इसे ए कहते हैं। तो इस तरह से बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता भी आपको प्रदान करती है। मितव्ययिता होती है, मतलब कम समय में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। सामाजिक मूल्य, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है या जिसकी बुद्धि अच्छी होती है वो समाज का विरोधी हो सकता है लेकिन सामाजिक मूल्यों का विरोध कभी नहीं करता है। और बुद्धि मौलिकता का उद्गम करती है। मतलब आपको एक नई चीजों के बारे में एक तो आपको पता रहता है और दूसरी चीज जैसे आप जान सकते हैं कि जो है बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो कि जिस व्यक्ति ने भी बल्ब का आविष्कार किया तो वो उसकी एक मौलिकता होगी, उसने पहली बार उस बल्ब का आविष्कार किया। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, तो बुद्धि मौलिकता का भी उद्गम होती है, मौलिकता को भी जन्म देती है। जिस बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो मौलिकता को जन्म देता है।
उसकी जो बुद्धि होती है वो मौलिकता लिए हुई होती है। काल्सनिक ने कहा इसी के क्रम में कि बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यता नहीं है जो सभी परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, वरन विभिन्न योग्यताओं का योग है। मतलब काल्सनिक का सीधा सा मतलब ये था कि कोई एक क्षमता और योग्यता नहीं बल्कि विभिन्न योग्यताओं का योग है। मतलब अभी कोई बच्चा अच्छा पढ़ लेता हो, अच्छा लिख ना पाता हो, तो हम उसको बुद्धिमान, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति से ये सभी अपेक्षाएं की गई है कि उसमें सभी तरह के गुण होने चाहिए। क्या है कि बुद्धि के सिद्धांत हैं, इनको ये यूपी टेट, मतलब ये आपके फैक्ट बेसिस पे हैं और ये यूपी टेट सीटेट सब में पूछे जा सकते हैं, सुपर टेट में भी। पहला है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने दिया था। द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत, द्विकारक बुद्धि में जीएस फैक्टर होता है, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर, यानी सामान्य और विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का एक संरचना सिद्धांत जिसको त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। संज्ञान इन्हीं के सिद्धांत का हिस्सा है, जिसमें संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद तीन चीजें होती हैं। तीन आयामों में ये तीन आयाम होते हैं। उसके पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत फिलिप वर्नन ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जिसे हम तरल मोजेक मॉडल भी कहते हैं, रेमंड वी कैटल ने दिया था। त्रितत्व बुद्धि का सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन कैली ने दिया था। थर्स्टन और कैली दो मनोवैज्ञानिक है। बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था और न्यायादर्श और प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। बुद्धि परीक्षण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, एक या दो क्वेश्चन तो जरूर आते हैं इसमें से। तो 1911 में सबसे पहले बिने और साइमन ने मिलकर एक परीक्षण पत्रक तैयार किया था। फिर उसी में संशोधन करके टर्मैन ने बुद्धि लब्धि का मान निकाला। तो सबसे पहले जो पत्रक तैयार किया था वो बिने और साइमन ने किया था। मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग बिने ने किया था। बुद्धि लब्धि होती क्या है? बालक में स्थित बुद्धि का मापन ही बुद्धि लब्धि कहलाती है। टर्मैन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी थी। मानसिक आयु का प्रयोग भी नहीं किया था, लेकिन जो सूत्र है बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले जो तैयार किया वो टर्मैन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी थी। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। जैसे किसी बालक की मान लीजिए मानसिक आयु है 5 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु है 3 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि अगर हम निकालेंगे, मानसिक आयु यानी मेंटल एज और वास्तविक आयु मतलब करंट एज जो होती है, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5 × 33.33 यानी कि लगभग 5 3 15 166। यानी कि जो बच्चा है 3 साल का है लेकिन उसके पास बुद्धि 5 साल के बच्चों के बराबर है। तो यानी आप देख रहे हैं इसका जो बुद्धि लब्धि आया है वो 166.5 आया, यानी ये ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चा है। अब आगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे भी। बुद्धि लब्धि निकालने के लिए बुद्धि परीक्षण होते हैं कुछ। तो बुद्धि परीक्षणों के जो प्रकार होते हैं व्यक्तिगत, सामूहिक और क्रियात्मक, 3 तरह के होते हैं। सामूहिक जो बुद्धि परीक्षण है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में सैनिकों की भर्ती में किया गया था। अब इसका क्लासिफिकेशन किया गया है आगे। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, अभी हम लोगों ने 3 बुद्धि परीक्षणों के बारे में जाना, व्यक्तिगत, सामूहिक और क्रियात्मक। इनके भी 2 पार्ट है। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिसको भाषात्मक भी कहते हैं और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। सामूहिक शाब्दिक, सामूहिक अशाब्दिक। और इसमें क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक अशाब्दिक नहीं होता है, क्रियात्मक होता है क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड होता है। तो इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक 2 तरह के इसके प्रकार होते हैं। अब इनके बारे में जानेंगे। तो ये अमूर्त मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से अमूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है। इनमें 2 तरह की परीक्षणों के नाम है, बिने साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड बिने स्केल और CIE। ये 3 परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। इनका नाम है, ये 3 तरह के बुद्धि परीक्षण हैं। व्यक्तिगत अशाब्दिक में भाटिया बैटरी टेस्ट आता है। सामूहिक शाब्दिक में आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट आता है। सामूहिक अशाब्दिक में आर्मी बीटा टेस्ट आता है और शिकागो क्रियात्मक टेस्ट आता है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण जो होती है वो आपकी मूर्त बुद्धि का मापन करती है। और इसमें व्यक्तिगत परीक्षण में 2 हैं, इनके नाम है भूल भुलैया परीक्षण और वेशलर वैल्यू प्रोफाइल। भूल भुलैया परीक्षण आप जानते हैं, जैसे इसमें ऐसे कहते नहीं कि सांप को उसके दाने से मिलाइए, तो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में आता है। और इसके जो प्रतिपादक थे वो पोर्टियस थे, इनका नाम मनोवैज्ञानिक का नाम पोर्टियस था। और एक वेशलर वैल्यू टेस्ट आता है जिसके प्रतिपादक वेशलर, उन्हीं के नाम पे है ये।
और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यानी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण दो तरह का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। बाकी व्यक्तिगत और सामूहिक फिर दो तरह के हो जाते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। परीक्षणों की विशेषताएं, इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं या होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक जो बुद्धि परीक्षण हम लोग मनोवैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण बना रहे हैं तो वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। मतलब हर प्रश्न का एक ही उत्तर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके एक से अधिक उत्तर हो। इसीलिए वस्तुनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। विश्वसनीयता। परीक्षण की विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता का अर्थ ये है कि यदि हम उससे मतलब जो परिणाम निकले वो एक ही परिणाम निकले। ऐसा ना हो कि हम परीक्षण कर रहे हैं, बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं तो उसके 2 से 3 परिणाम निकल गए कि अच्छा भी है, नहीं भी अच्छा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। वैधता। वैधता का मतलब है कि हम जिस चीज का, किसी भी बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम जिस बुद्धि का मापन करने के लिए कर रहे हैं उसी के लिए उसी का वो मापन करना चाहिए। नहीं कि हम मापन किसी और चीज का कर रहे हैं और उसके जो परीक्षण से जो निकल के आ रहा है वो किसी और चीज की वैल्यू निकल के आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वमान्यता। मतलब वो बुद्धि परीक्षण या वो भी जो भी परीक्षण है वो सर्वमान्य होना चाहिए। मतलब जो उसका रिजल्ट आए वो ऐसा ना हो कि गलत आए, कहीं और जगह उसकी वैल्यू अलग हो, इधर अलग हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सर्वमान्य होना चाहिए। प्रतिनिधित्वता। उसको प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जिन जिन क्षेत्रों का हमने मापन हेतु उसकी रचना की गई है उसका प्रतिनिधित्व उस मापन से होना चाहिए। फिर है मूल्यांकन में सुविधा। बुद्धि परीक्षण जो भी हम लोग बना रहे हैं तो उसकी मूल्यांकन में सुविधा होनी चाहिए, नहीं कि उसका मूल्यांकन कठिन कर दिया जाए। मितव्ययी होना चाहिए। मतलब कम खर्च में वो अच्छा परीक्षण हो और अच्छी तरीके से बुद्धि का मापन कर रहा हो। अधिक व्यापक हो। व्यापकता का मतलब है कि मतलब वो हर क्षेत्र का मापन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक के लिए बनाया तो उसी का मापन वो नहीं कर पा रहा है, तो हर क्षेत्र का उसको मापन करना चाहिए। फिर है बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता। क्यों उपयोगी होते हैं, तो बालक की बुद्धि के अनुरूप अगर हम बुद्धि परीक्षण कर लेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा भाई नहीं पढ़ने में सक्षम है, तो उसी के अनुरूप हम शिक्षा व्यवस्था कर पाएंगे। सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में भी हेल्पफुल होते हैं। बालकों का वर्गीकरण करने में और बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का पता लगाने के लिए भी ये बुद्धि परीक्षण उपयोगी होते हैं। बुद्धि का विभाजन टर्मेन और मैरिल के अनुसार है। ये बुद्धि लब्धि प्रसार है, इधर विवरण है। मतलब जो बुद्धि लब्धि बच्चों की आएगी उसके अनुसार बालकों का क्या बताया विवरण हो सकता है, ये बताया गया है। 140 से ऊपर प्रतिभाशाली, 130 से 139 बहुत अच्छे, 120 से 129 अच्छे, 110 से 119 प्रखर, 90 से 109 सामान्य, 80 से 89 मंद बुद्धि, 70 से 79 हीन बुद्धि और 70 से कम वाले जड़ बुद्धि कहलाते हैं। मतलब जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होगी जान लीजिए वो जड़ बुद्धि है। फैक्ट्स हैं जो कि यूपी टेट और सीटेट की एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए नहीं जानते हैं। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बिने और साइमन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में CH राइस द्वारा प्रतिपादित किया गया। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक विलियम स्टर्न थे। 1912 में इन्होंने सूत्र का प्रतिपादन किया था। अब आप कहेंगे कि पहले तो वहां पे टर्मैन ने वो सूत्र दिया था। नहीं, सूत्र तो विलियम स्टर्न ने दिया था, लेकिन इन्होंने यहां तक दिया था, केवल इतना। उसमें जो 100 का गुणा करके जो बुद्धि लब्धि की विधि निकाली वो टर्मैन ने निकाली थी, जिससे वो जानने में और पढ़ने में आसान हो गया। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन यहाँ पे हल कर सकते हैं कि एक बालक है जिसकी जो मेंटल एज है यानी मानसिक आयु है वो 10 वर्ष है और उसकी जो करंट एज है यानी वास्तविक आयु है वो 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो अगर हमें उसका IQ निकालना हो तो मेंटल एज 10 है और वास्तविक आयु 8 है, गुणे 100 कर देंगे। तो अगर हम 100 इसको कट करेंगे 25 2 5 तो 125 आ रहा है। यानी कि वो जो बच्चा है वो अच्छा बच्चा है, मतलब उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो ठीक है। तो इस तरह से 100 से गुणा करके उन्होंने एक विधि निकाली जिससे हमें उसको पढ़ने में आसानी होगी। तो इसको याद रखिएगा कि जो सूत्र के प्रतिपादक है वो विलियम स्टर्न है, जबकि जो बुद्धि लब्धि की पूरी विधि थी वो टर्मैन ने निकाली जो है।